हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकलव्य स्नातक पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th सोशियोलॉजी की जो बुक 1 है हमारी, उसका चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है समाज एवं समाजशास्त्र यानी कि सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी। इसकी जो पीडीएफ वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है क्लास 12th ईएसपी। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम पर क्लास 11th ईएसपी सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी फ्री में। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हम जानते हैं हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि जो समाज होता है वो क्या होता है। ठीक है, यानी कि जो सोसाइटी होती है वो क्या होती है, और समाज में क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र यानी कि जो सोशियोलॉजी होती है वो क्या होती है, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, और इसमें किन किन पक्षों का समाज के अध्ययन किया जाता है। भारत में समाजशास्त्र का क्या इतिहास रहा है, भारत में समाजशास्त्र को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, तो इन सभी को हम इन पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो अन्य विषय होते हैं उनके साथ समाजशास्त्र का क्या संबंध होता है, उनके साथ क्या रिलेशन रहता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे, हम यहाँ पर कुछ भी फालतू का नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आपका जो एग्जाम ओरिएंटेड जितना भी सिलेबस है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, यानी कि जो भी आपके एग्जाम में आने आएगा हम उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, और दो तीन पॉइंट मैंने इसमें एक्स्ट्रा रखे हैं, बाकी आपका जो सारा का सारा सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो वही सारे पॉइंट्स हैं जो आपके करिकुलम में दे रखे हैं। ठीक है, जो सीबीएसई की तरफ से आपका जो करिकुलम रिलीज होता है उसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं हम उन्हीं को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं समाज होता क्या है, यानी कि समाज क्या है। अब समाज क्या है, एक बुकिश डेफिनेशन को समझने से पहले हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा इजी वे में हम समझते हैं। जब भी आपने सुना होगा आप कोई काम करने जाते हो तो आपके अंदर से एक फीलिंग आती है कि अगर मैं ये करूंगा तो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो क्या कहेंगे। ठीक है, एक हमारे मन में एक डर सा रहता है ना कि लोग क्या कहेंगे। तो वो जो लोग होते हैं ना वो सब मिलकर हमारा हमारा समाज बनाते हैं। अब हम इसलिए डरते हैं कि अगर हम उनके अनुसार काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें गलत ठहराने की कोशिश करेंगे, और अगर वो हमें गलत ठहरा रहे हैं यानी कि जो समाज के जो नियम है, कानून है, हम उनको तोड़ रहे हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो हमें उनके अनुसार चलना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, ठीक है, तो वो मिलके समाज बनाते हैं। तो समाज एक संगठन होता है जिसमें जो लोग होते हैं आपस में एक साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं, जो भी नीतियां होती है, संस्कृति होती है, उसको साझा करते हैं और मूल्यों को स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ये समाज कहलाता है। अब समाज जो होता है, समाज में जो लोग होते हैं वो एक तरीके से संगठित होते हैं और इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और जितने भी राजनीतिक कार्य होते हैं उन सभी में भाग लेते हैं। अब सामाजिक कार्यों में, आर्थिक कार्यों में इन सभी को हम समझते हैं। सामाजिक कार्यों का क्या मतलब होता है कि समाज में जितने भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, आर्थिक कारक में वो सारे के सारे काम आ जाएंगे जो पैसे से संबंधित होते हैं। समाज में जो लोग होते हैं उनको अपना जीवन यापन करने के लिए जो भी काम धंधा करना पड़ता है, जो भी नौकरी व्यवसाय करना होता है, वो सारे के सारे आर्थिक क्रियाकलापों में आता है। सांस्कृतिक में हम कह सकते हैं जो त्योहार होते हैं, हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, पहनने का, ओढ़ने का, और जो खाने का जो ढंग होता है, सारा का सारा संस्कृति में आता है। धार्मिक विचारधाराएं होती हैं और जो राजनीतिक कार्य होते हैं उन सभी में हम लोग भागीदारी पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, समाज जो होते हैं एक संगठित रूप में इन सभी पक्षों में भाग लेते हैं, इन सभी कार्यों को करते हैं। इनसे क्या होता है, इनमें जो होते हैं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक प्रभाव इनमें शामिल होते हैं। यानी कि कोई भी हम काम करते हैं वो हमारा सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जितने भी पक्ष होते हैं उन सभी के प्रभाव इसमें शामिल होते हैं। यानी कि हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जो हम बिना किसी प्रभाव के कर सकते हैं। इसमें हमारे जितने भी सामाजिक, आर्थिक या फिर जो राजनीतिक, ऐतिहासिक कारक होते हैं सभी के सभी शामिल होते हैं। जो भी हम काम करते हैं उसके पीछे ये सारे सारे उद्देश्य शामिल रहते हैं। अब समाज जो होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, हम एक बार उसको समझते हैं। समाज जो होता है एक संगठित रूप में होता है, यानी कि एक ऐसा संगठन होता है जहां पर लोग जो होते हैं एक एक संगठित रूप में एक इकट्ठे होकर काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समाज संगठित होता है। अगर कोई समाज संगठित नहीं है तो वो समाज नहीं हो सकता। समाज में जितने भी लोग होते हैं उनके बीच में आपस में संबंध होते हैं, यानी कि रिलेशन होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन हमेशा रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। अगर कोई भी सोसाइटी है, तो कोई भी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी लोग आपस में रहते हैं और उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है,
कोई भी मतलब ये समझ सकते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई किसी तरीके का रिलेशनशिप नहीं है, तो वो हम उसको एक समाज में काउंट नहीं करेंगे। समाज में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स, डाइवर्सिटी ऑफ फूड, क्लोथ्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो विविधताएं होती हैं वो हमें समाज में देखने को मिलती हैं। अधिकार और कर्तव्य, यानी कि जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके पास कुछ कर्तव्य होते हैं, उनके कुछ अधिकार होते हैं, और इन्हीं को पालन करते हुए समाज में जो भी व्यवस्था होती है उसको स्थापित किया जाता है। समरसता होती है, यानी कि समाज के अंदर शब्द सद्भावना, प्रेम, इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो हमें देखने को मिलती है। समाज के अंदर बंधुत्व होता है, भाईचारा होता है, ये सारी की सारी फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। और जो समाज होता है वो परिवर्तनशील होता है, यानी कि निरंतर परिवर्तन उसमें होते रहते हैं। आपने देखा होगा कि आज से कुछ टाइम पहले अगर हम जाएं तो 10 साल पहले का जो समाज है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, आज का टाइम जो है, आज की जो सोसाइटी है वो अलग है। और आने वाले 10 सालों में जो सोसाइटी में जो परिवर्तन होंगे वो भी हम उनको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम 10 साल पहले की बात करते हैं, अगर 10 साल हम माइनस में जाएं, यानी कि पीछे जाएं, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी थी वो बहुत कम थी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी थी वो धीरे धीरे उसका विकास हो रहा था, टेक्नोलॉजी विकसित हो रही थी। तो जो लोग हैं टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा कटे हुए थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब कोरोना आया, ठीक है, कोविड आया, और उस टाइम पर लोग क्या हुआ, घरों में बंद हो गए। तो उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी वो अपने आप में बहुत ज्यादा विकसित हुई, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ। आज के टाइम पर अगर हम देखते हैं तो हमारी जो सोसाइटी है, जो समाज है, पूरा का पूरा जो टेक्नोलॉजी है उस पर डिपेंड हो चुका है, यानी कि उस पर निर्भर हो चुका है। और आने वाले जो 10 साल हैं, ठीक है, यानी कि जो फ्यूचर के जो 10 साल है उनमें हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। हमारे जो छोटे से छोटे काम होंगे वो सारे के सारे टेक्नोलॉजी की हेल्प से हो पाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, समाज में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, समाज जो है परिवर्तनशील है, ये इसकी विशेषताएं होती हैं। अब बात करते हैं व्यक्ति और सामूहिकता के बारे में। तो व्यक्ति क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है, ठीक है, जिसकी अपनी एक पहचान होती है। और सामूहिकता क्या होती है, जब कई सारे व्यक्ति एक साथ आपस में मिलते हैं तो एक सामूहिकता जैसी फीलिंग उनके अंदर आती है। तो व्यक्ति और सामूहिकता दोनों ही सामाजिक मानवता के महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि मानवता से संबंध जितने भी पक्ष होते हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, उन सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं व्यक्ति और सामूहिकता। क्योंकि व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति से ही सामूहिकता का निर्माण होता है, ठीक है। सामूहिकता कुछ अलग चीज नहीं होती है, जब कई सारे व्यक्ति एक साथ आते हैं तो सामूहिकता का निर्माण होता है। और इनके बीच में हमें गहरा संबंध देखने को मिलता है, यानी कि जितने भी लोग होते हैं उनके बीच में आपस में बहुत सारा मतलब ये कह सकते हैं हमें रिलेशन देखने को मिलता है, उनके बीच में संबंध होते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं व्यक्ति क्या होता है। तो व्यक्ति जो है सामाजिक संरचना का अभिन्न अंग होता है, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। व्यक्ति का जो कौशल होता है, उसकी जो सोचने की क्षमता होती है, सामाजिक प्रभावों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, हम किसी भी एक बड़े लीडर को ले सकते हैं, चाहे हम ले सकते हैं गांधी जी को, ठीक है। तो हम अगर गांधी जी को लेते हैं तो उनके जो विचार हैं, उनकी जो सोचने की क्षमता है, उनके जो कौशल है, वो समाज को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, समाज के काम करने के तरीके को, समाज को सोचने को, और हमारी जो संस्कृति होती है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं गांधी जी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक तरीके से मोदी जी की, ठीक है, तो मोदी जी के टाइम पे हम कह सकते हैं उनके अंदर जो कौशल है, जो सोचने की उनकी जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को आगे बढ़ाने की काम करती है, ठीक है। तो हमारे जो समाज होता है, हमारा जो समाज होता है, उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का काम व्यक्ति के माध्यम से किया जाता है। और ये जो व्यक्ति होता है, इसका जो कौशल होता है, इसके जो सोचने की जो क्षमता होती है, यानी कि जो थिंकिंग की जो कैपेसिटी होती है, वो हमारी सोसाइटी को, हमारी जो सोसाइटी के थॉट होते हैं, समाज के जो विचार होते हैं, उनको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। व्यक्ति की संवेदनशीलता, सोचने की क्षमता और आदर्शों का पालन समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब गांधी जी ने अगर नैतिकता के बारे में सोचा है तो हमारा जो समाज है वो नैतिकता का विकास करेगा। गांधी जी अगर आदर्शों के पालन की बात करते हैं, जो नियम होते हैं उनके पालन की बात करते हैं, तो हमारे समाज में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, एक प्रत्यक्ष रूप से समाज प्रभावित होगा कि हमें भी कहीं ना कहीं जो नियम होते हैं, आदर्श होते हैं, उनका पालन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति होता है वो समाज को प्रभावित करता है और समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम सामूहिकता की बात करते हैं तो सामूहिकता समाज का एक महत्वपूर्ण गुण है जो समूह या समाज के सदस्यों के बीच संबंध और सहयोग को दर्शाता है, यानी कि समाज के जितने भी सदस्य होते हैं उनके बीच में संबंध आता है, जो रिलेशन की जो फीलिंग होती है, कोऑपरेशन की जो फीलिंग होती है, उससे सामूहिकता का विकास होता है, सामूहिकता की जो फीलिंग होती है उसका डेवलपमेंट आता है। सामूहिकता के माध्यम से लोग होते हैं एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, यानी कि जो भी संस्कृति होती है उनको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक साथ काम करते हैं और एक सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयास करते हैं। यानी कि
इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सामाजिक लक्ष्य हम ले सकते हैं गरीबी को हटाने के लिए। तो जितने भी समाज के लोग होते हैं वो एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे के साथ में जो भी इनके रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, संस्कृतियां होती हैं, उनको साझा करेंगे और जो भी लक्ष्य उन्होंने रखा उसकी प्राप्ति के लिए आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ में प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सामाजिक जो लक्ष्य होता है वो प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं समाजशास्त्र क्या होता है। अब बेसिकली यहाँ पे हमें दो शब्द देखने को मिलते हैं, एक है समाज और दूसरा है शास्त्र। समाज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि समाज क्या होता है, लोगों का एक संगठन होता है जो आपस में सेम जो कल्चर होता है उसको शेयर करता है, उनके जो ट्रेडिशन होते हैं, उनके जो वैल्यूज होते हैं, उनके जो थॉट्स होते हैं उनको आपस में शेयर करता है। और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, तो अध्ययन इसमें हम कई सारी चीजों का कर सकते हैं, समाज से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं हम उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं, तो इस चीज से समाजशास्त्र बनता है। ठीक है, एक अध्ययन है यानी कि एक स्टडी है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या होता है, मानव समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो जिस समाज में मानव रहता है उसके जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने भी पक्ष होते हैं, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो समाज होता है उसकी संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो संरचना समाज की किस तरीके से हो रखी है, समाज में कौन से वर्ग रहते हैं, किस आयु वर्ग के लोग रहते हैं, यानी कि जो समाज का स्ट्रक्चर है उसकी जो बनावट है वो किस तरीके की है, वो हम समाजशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। समाज जो है एक संगठन के रूप में कैसे काम करता है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कैसे काम करता है, उन चीज का अध्ययन इसमें किया जाता है, उन चीजों के बारे में इसमें पढ़ाई की जाती है। और सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, यानी कि समाज में अगर कोई भी परिवर्तन हो रहा है, समाज में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, समाज हम पढ़ के आए हैं जो समाज है वो परिवर्तनशील है, समय के साथ समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, तो उन परिवर्तनों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है आने वाले टाइम पर, उन सभी का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। अब हमने बताया था आपको कि समाज में समाजशास्त्र में दो शब्द हमें देखने को मिलते हैं, एक है समाज, दूसरा है शास्त्र। समाज के बारे में पढ़ के आए हैं, समाज क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है, शास्त्र जो होता है वो अध्ययन होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसमें क्या होता है, समाजों, समुदायों और संगठनों के बीच में संबंधों, सामाजिक प्रतिक्रियाओं और सामाजिक परिवर्तनों के पीछे कारणों की समझने का प्रयास किया जाता है। बेसिकली कहने का मतलब क्या होता है, समाज कह लो, चाहे समुदाय कह लो, चाहे संगठन कह लो, तो इनके बीच में जितने भी रिलेशन होते हैं उन चीजों को समझा जाता है। सामाजिक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, लोग जो होते हैं उनके बारे में क्या रिएक्शन देते हैं उन चीजों को, और जो भी परिवर्तन होते हैं उनके पीछे क्या कारण है उनको समझने का प्रयास किया जाता है समाजशास्त्र के अंदर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब समाजशास्त्र का जो जनक होता है यानी कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको बोला जाता है, तो जो अगस्त कॉम्टे हैं उनको समाजशास्त्र का फादर बोला जाता है, समाजशास्त्र का जनक बोला जाता है। और ये जो थे फ्रांस के एक विचारक थे, यानी कि फ्रांस के एक फिलोसोफर थे। ठीक है, तो इन्होंने जो स्टार्टिंग में समाजशास्त्र का जो नाम रखा था वो था सामाजिक भौतिकी, और 1838 में उन्होंने इसका नाम बदलकर समाजशास्त्र रख दिया था। ठीक है, तो ये एक है ब्रीफ, मतलब कह सकते हैं इंट्रोडक्शन समाजशास्त्र के बारे में जो इम्पोर्टेंट था। यह विभिन्न समाजों, समुदायों और संगठनों के बीच संबंध, सामाजिक प्रतिक्रियाओं और ये हो चुका है। ठीक है, तो इनके पीछे का जो कारण होता है उनको समझने का प्रयास किया जाता है समाजशास्त्र के अंदर। समाजशास्त्र मानव आवास, सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, संस्कृति, सामाजिक विभाजन, सामाजिक न्याय और सामाजिक संबंधों के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करता है। यानी कि मानव समाज से संबंधित या फिर मानव से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे उसमें आवास आ जाए, रहने की जगह हो जाए, किस अवस्था में या फिर किस समाज में मानव रहता है, किस परिस्थितियों में मानव रह सकता है, उनके बारे में अध्ययन करने का आ जाए, समाज के संगठन के रूप में अध्ययन करने को आ जाए, समाज की संरचना के विषय में बात करनी हो, समाज की जो संस्कृति होती है उसके बारे में समझना हो, क्या उनकी नीतियां हैं, उनकी वो क्या क्या त्योहार मनाते हैं, कौन कौन से उनके मतलब विचार होते हैं, उन सभी को समझने की बात आ जाए, कौन कौन समाज में कौन कौन से कारक होते हैं जो विभाजन की तरह काम करते हैं, लोगों के बीच में डिवाइड एंड रूल का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समझने का जो काम होता है वो सारा का सारा हम समाजशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। समाजशास्त्र हमें समाज के नियमित रूप से व्याप्त विभिन्न व्यक्तियों के बीच संबंधों की समझ प्रदान करता है। यानी कि समाज शास्त्र में क्या होता है, व्यक्तियों के बीच में जो संबंध होते हैं उनको समझने का हमें प्रयास करता है। ठीक है, जो समझ होती है उसको डेवलप करने की में हमारी मदद करता है समाजशास्त्र। अब व्यक्तियों के बीच में जो संबंध होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समाजशास्त्र उनको समझने में मदद करता है कि एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को किस तरीके से उसका लाभ करता है, और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो पहले व्यक्ति को किस तरीके से उसका बेनिफिट करवाता है, उसको लाभ प्रदान करता है। तो इस तरीके से जो रिलेशन होता है
ठीक है, जो जो एक दूसरे पर जो निर्भरता होती है, उनके बीच में संबंध होते हैं, उनकी समझ को समझने के लिए जो भी हमारे अंदर जो डेवलपमेंट करने का काम होता है वो समाजशास्त्र करता है। और सामाजिक वास्तविकता के पीछे छिपे गहरे कारणों का अध्ययन करता है, यानी कि समाज में जो भी हमें वास्तविकता दिखाई देती है उनके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं उनका पता लगाने का काम समाजशास्त्र के माध्यम से किया जाता है, या फिर समाजशास्त्र उस काम को करता है। अब समाजशास्त्र के अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो दो तरह के हम इसमें टाइप्स दे सकते हैं सोशियोलॉजी के, जिसमें सबसे पहला आता है मैक्रो सोशियोलॉजी, मैक्रो यानी कि समष्टि समाजशास्त्र, और एक होती है माइक्रो सोशियोलॉजी यानी कि व्यष्टि समाजशास्त्र। अब हम समझते हैं कि जो मैक्रो सोशियोलॉजी है और जो माइक्रो सोशियोलॉजी है यानी कि समष्टि समाजशास्त्र और व्यष्टि समाजशास्त्र, उसका क्या मतलब होता है। अब सबसे पहले इस वर्ड को समझो, यानी कि जो पूरी स्टडी होती है वो होती है वर्ड के खेल पर। शब्दों को समझ जाओ, आप पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ जाओगे। तो आप यहाँ पे समझते हो मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और माइक्रो होता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। अब समाज का जब हम एक बड़े स्तर पर अध्ययन करते हैं तो वो आता है मैक्रो सोशियोलॉजी के अंदर, और समाज के अंदर ही अगर हम अध्ययन करते हैं वो आता है माइक्रो सोशियोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब समष्टि समाजशास्त्र यानी कि जो मैक्रो सोशियोलॉजी है वो है, और व्यष्टि समाजशास्त्र यानी कि जो माइक्रो सोशियोलॉजी है वो कहलाती है, ठीक है। तो अभी हम इसको समझते हैं, यानी कि बड़े पैमाने पर सामाजिक संरचनाओं, संस्थानों का विश्लेषण किया जाता है समष्टि समाजशास्त्र के अंदर। और जो व्यष्टि समाजशास्त्र होता है उसमें समाज के भीतर छोटे पैमाने पर सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत व्यवहारों की जांच की जाती है। यानी कि व्यष्टि के अंदर हम समाज के भीतर ही जितने काम करने होते हैं ना, चाहे लोगों के बीच में रिलेशन की बात हो, व्यक्तिगत व्यवहार होते हैं, यानी कि हर व्यक्ति के अपने व्यवहार होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उनकी जांच करनी हो तो वो समाजशास्त्र की किस ब्रांच के अंदर आएगा, वो माइक्रो या फिर जो व्यष्टि समाजशास्त्र होता है उसके अंदर आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं समाज में एक बड़े पैमाने पर अलग अलग जो सभ्यताएं होती है, समाज होते हैं, उनके बारे में विश्लेषण करते हैं, उनकी संरचनाओं के बारे में कंपेरिजन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो वो समष्टि समाजशास्त्र के अंदर आता है। सामाजिक असमानता, सामाजिक परिवर्तन, संस्थान और वैश्विक प्रतिक्रियाओं को देखता है, ठीक है, यानी कि विश्व स्तर पर क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, समाज में किस तरीके की असमानताएं फैल रही हैं, ठीक है, विश्व स्तर पर कौन कौन सी प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो इन सभी को समष्टि समाजशास्त्र के अंदर देखा जाता है। व्यष्टि समाजशास्त्र होता है उसके अंदर व्यक्ति जो होता है एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं उन चीजों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि बस इसको समझ जाओ, जो समष्टि होता है वो होता है बड़े लेवल पर, और जो व्यष्टि होता है वो होता है छोटे लेवल पर। व्यष्टि में जो होता है व्यक्ति सेंटर पॉइंट होता है, यानी कि व्यक्ति को केंद्र में रखकर सारे के सारे काम किए जाते हैं। व्यक्ति होता है समाज के अंदर रहता है, ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं व्यक्ति जो होता है समाज के अंदर रहता है, तो व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों के साथ किस तरीके का उनका संबंध है, किस तरीके से व्यवहार करता है, किस तरीके से एक दूसरे के साथ बातचीत करता है, तो वो सारा का सारा हम व्यष्टि समाजशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। और जो समष्टि समाजशास्त्र होता है उसके अंदर हम अलग अलग जो समाज होते हैं उनके बारे में हम कंपेरिजन करते हैं, एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये सब पता करते हैं, और उनके पीछे उनकी जो संरचनाएं होती हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। समाज में जितनी भी असमानताएं होती हैं उनके पीछे जो कारण होते हैं, ठीक है, परिवर्तन जो होते हैं, और वैश्विक स्तर पर क्या क्या हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं, तो वो हम पढ़ते हैं समष्टि समाजशास्त्र के अंदर। अब भारत में अगर हम समाजशास्त्र के अध्ययन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं एक बार। तो भारत में जो मुंबई विश्वविद्यालय था उसमें 1919 में समाजशास्त्र का जो औपचारिक अध्ययन था वो स्टार्ट किया गया था, यानी कि ऑफिशियली गवर्नमेंट के तौर पर, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में इन चीजों को स्टार्ट किया गया था, औपचारिक रूप से इसका अध्ययन स्टार्ट हुआ था, और समाजशास्त्र का जो विभाग था उसको बनाया गया था, उसमें इसका अध्ययन किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको जान सकते हैं। अब भारत में इसकी क्या आवश्यकता होती है, यानी कि व्हाट इज द नीड ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। भारत में हमें अलग अलग तरह के जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको समझने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब सामाजिक मुद्दों में हम गरीबी को ले सकते हैं, ठीक है, ये सामाजिक मुद्दा होता है। जो असमानता है, जातिगत भेदभाव है, ठीक है, तो समाज में अलग अलग तरह की जो कुरीतियां होती हैं उनको समझने में, और उनके पीछे क्या कारण रहे थे उन चीजों को समझने में जो समाजशास्त्र है वो हमारी काफी ज्यादा हेल्प करता है, काफी ज्यादा मदद करता है। नीति निर्माण में ये हमारी हेल्प करता है, नीति निर्माण में यानी कि जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें हमें समाज में कौन कौन से जो ऐसे वर्ग हैं जो हमें समाज की मुख्य धारा में उनको लेकर आना है, ठीक है, तो उनके हिसाब से समाज में जो नीतियां होती है उनको निर्मित करने में ये हमारी हेल्प करता है। और जो सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने का काम समाजशास्त्र के माध्यम से किया जाता है। अब सामाजिक विकास के अंदर जितने भी सामाजिक नियम होते हैं, सामाजिक जो स्तर होता है उसको डेवलप किया जाता है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो इसमें जो समाज शास्त्र होता है वो हमारी हेल्प करता है, और समाज शास्त्र के माध्यम से किस तरीके से हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं, उनके आगे क्या क्या चरण हो सकते हैं, उन चीजों को समझने में जो समाज शास्त्र होता है वो हमारी हेल्प
करता है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको सामाजिक न्याय को अगर बढ़ावा देना तो इसके लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सामाजिक न्याय से क्या मतलब होता है, समाज में जो भी संसाधन होते हैं उनको सभी लोगों में न्याय रूप से वितरित करने का काम किया जाता है। समाज में जो संसाधन होते हैं सभी लोगों को एक अच्छे तरीके से प्रॉपर मैनर में यूनिफॉर्मिटी के साथ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिससे कि क्या हो, सामाजिक जो न्याय है वो बढ़ सके और समाज में जितने भी लोग होते हैं उनकी जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा किया जा सके। और जो सांस्कृतिक विविधता हमें हमारे देश में देखने को मिलती है उसको समझने में किस तरीके से सांस्कृतिक विविधता है हमारी देश की एकता को बनाए रखने में हेल्प करती है, और हमारी जो संस्कृति है उसमें एक हमारी जो प्रोस्पेरिटी है, समृद्धि है, उसको बढ़ावा देती है। ठीक है, तो इन चीजों को समझने में जो समाजशास्त्र है वो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कुछ बौद्धिक विचारों को देखेंगे जो समाजशास्त्र की रचना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बौद्धिक विचार क्या होते हैं, कुछ विचारक आते हैं, वो अपने स्तर पर कुछ बातों को बताते हैं, अपने विचार देते हैं। ठीक है, तो वो आ जाते हैं बौद्धिक विचार के अंदर, और किस तरीके से वो समाजशास्त्र की रचना में अपनी भूमिका देते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं मैक्स वेबर। तो वेबर ने समाजशास्त्र के भौतिकवादी, गुणात्मक और नियामक दृष्टिकोण का विकास किया। उनका कार्य सामाजिक अध्ययन और वर्गीयासी आदर्शों का प्रावधान समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण है। यानी कि उन्होंने भौतिकतावादी और जो गुणात्मक दृष्टिकोण है, नियामक दृष्टिकोण है, उसका विकास किया है। और उनका जो कार्य है, उन्होंने जो रचनाएं की थी, सामाजिक अध्ययन और वर्गीयासी आदर्शों का प्रावधान, उसके अंदर हमें इनके जो विचार हैं वो देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स ने भी कुछ ऐसे विचार दिए थे कि किस तरीके से जो समाज है वो उसका विकास होता है। कार्ल मार्क्स के बारे में अगर आप थोड़ा सा समझो तो आप सर्च करना कि जो ऐतिहासिक जो भौतिकतावाद होता है वो किस तरीके से समाज में जो समाज का जो विकास होता है उसको विकसित करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसमें आप समझोगे कि जो भौतिक जो चीजें होती हैं, भौतिकतावाद होता है, वो समाज को विकास करने में, उसको डेवलप करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मार्क्सवादी समाजशास्त्र का विकास किया गया, यानी कि मार्क्सवाद के द्वारा एक ऐसे सोशियोलॉजी की स्थापना की गई जिसमें सामाजिक असमानता, श्रमिक मुद्दे और उत्पादन नियंत्रण के अध्ययन पर उन चीजों को केंद्रित किया जाता था। यानी कि मार्क्सवाद को अगर आप थोड़ा सा समझो तो मार्क्सवाद में बेसिकली ये कहा जाता है कि जो कम्युनिज्म होता है, ठीक है, कम्युनिज्म या फिर जो समाजवाद होता है उसको काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है, उसको बढ़ावा दिया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है। और जो कैपिटलिज्म होता है, तो कैपिटलिज्म, तो उसके अंदर क्या होता है, जो पूंजीवाद होता है उसकी आलोचना की जाती है। अब ये जो जो कार्ल मार्क्स हैं या फिर जो मार्क्सवादी हैं, कम्युनिस्ट जो मार्क्सिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि समाज में जो भी संपत्ति कैपिटलिस्टों के पास है, यानी कि जो पूंजीपति उनके पास है, उसको राज्य के द्वारा पुनर्वितरित किया जाए, जिसकी वजह से सभी को समान मिल सके। ठीक है, तो ये बेसिकली फोकस किस पर करते हैं, समाज में समानता पर फोकस करते हैं। और जो कैपिटलिस्ट के पास में जो भी मतलब जो संपत्ति होती है उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसे समाजशास्त्र के विकास की बात करते हैं जिसमें जो सामाजिक असमानता, श्रमिक मुद्दे और उत्पादन के जो भी साधन होते हैं उसके नियंत्रण का अध्ययन किया जाए। ठीक है, तो इस पर यह केंद्रित रहता है। अब जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने द कैपिटल और कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो, ये दो रचनाएं की थी उस समाजशास्त्र के क्षेत्र में, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर आप आगे ग्रेजुएशन में समाजशास्त्र को या फिर जो सोशियोलॉजी है उसको पढ़ोगे तो आप इन चीजों को वहां पर काफी ज्यादा डीप में पढ़ोगे। उसके बाद आते हैं हर्टर स्पेंसर। स्पेंसर ने समाजशास्त्र के सिद्धांत और समाजशास्त्र का पहला प्रिंसिपल जैसे कार्यों के माध्यम से विकासवादी समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि इन्होंने दो बुक लिखी है। ठीक है, दो काम है इनके, समाजशास्त्र के सिद्धांत और समाजशास्त्र का पहला प्रिंसिपल। ठीक है, तो इनके माध्यम से इन्होंने क्या किया, जो विकासवादी समाजशास्त्र है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब कुछ भौतिक मुद्दे हैं जिनकी समाजशास्त्र की रचना में अब काफी ज्यादा भूमिका रहती है। पहले हमने पढ़ा कुछ बौद्धिक या फिर जो वैचारिक विचार थे, जो हमारे विचारों से उपजे थे, जो हमारे दिमाग की उपज थे। ठीक है, अब आते हैं कुछ भौतिक मुद्दे जो हमें हमारे आसपास समाज में देखने को मिलते हैं, जो समाजशास्त्र की रचना में, उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। सबसे पहले आर्थिक संरचना की अगर हम बात करते हैं, आर्थिक संरचना में क्या होता है, जो भी संसाधन होते हैं, ठीक है, तो उन पर जो उनका जो वितरण है वो न्यायपूर्ण तरीके से नहीं हो रखा है। आर्थिक जो संरचना है समाज की वो काफी ज्यादा खराब है, जहां पर गरीब जो लोग होते हैं उनकी संख्या तो ज्यादा है लेकिन जो संसाधनों पर उनका जो स्वामित्व है वो काफी कम है। लेकिन अगर हम अमीरों की बात करते हैं, ठीक है, जो एलाइट क्लास है हमारी सोसाइटी की, उनकी जो क्या कहते हैं, जो जनसंख्या है वो तो काफी कम है, लेकिन उनके पास जो रिसोर्सेज है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से समाज की जो आर्थिक संरचना है
ठीक है, तो वो इन चीजों को समाजशास्त्र के विकास में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देती है और उनके पीछे कारणों को समझने का प्रयास करती है। उसके बाद शहरीकरण की अगर हम बात करते हैं कि जो लोग होते हैं गांव से शहरों की तरफ क्यों प्रवास करते हैं, उनके पीछे क्या कारण होते हैं और शहरों में ऐसा उनको क्या देखने को मिलता है जिसकी वजह से ज्यादा लोग शहरों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उससे प्रभावित हो रहे हैं। तीसरा जो कारण आता है वो होता है स्वास्थ्य और आवास के बारे में, कि लोगों की जो स्वास्थ्य है, उनका जो हेल्थ की जो कंडीशंस हैं, रहने की जो कंडीशंस हैं, वो भी समाजशास्त्र में कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी और जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है, वो भी हमारी जो सोशियोलॉजी है उनको उसकी रचना में या फिर उसके डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र का सामाजिक विज्ञान के साथ जो अन्य सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनके साथ क्या संबंध होता है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र और जो राजनीतिक शास्त्र है, इनकी जो पॉलिटिकल साइंस है उसके बारे में। इतिहास का समाजशास्त्र के साथ कैसा संबंध है। मनोविज्ञान या फिर जो साइकोलॉजी है वो सोशियोलॉजी से किस तरीके से रिलेट करती है। और इकोनॉमिक्स या फिर जो अर्थशास्त्र है वो समाजशास्त्र से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले हम समझते हैं समाजशास्त्र और जो राजनीतिक शास्त्र होता है उसमें क्या रिलेशन होता है। समाजशास्त्र में हम पढ़ के आए हैं कि समाज की जो संरचना होती है, संगठन होता है, समाज में जो भी व्याप्त असमानताएं होती हैं, जो भी बदलाव होता है यानी कि जो परिवर्तन आते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन राजनीतिक शास्त्र में हम राजनीतिक संगठन, शासन, अधिकारों, चुनावों, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि राजनीतिक शास्त्र में जो व्यक्तियों के अधिकार होते हैं उनके बारे में ज्यादा पढ़ा जाता है। जो सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी शासन की जो प्रणालियां होती हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। चुनाव के बारे में अध्ययन किया जाता है, चुनाव की कौन कौन सी प्रणालियां होती हैं, किस तरीके से चुनावों को कंडक्ट करवाना है। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो राजनीतिक शास्त्र के अंदर पढ़ी जाती है। समाजशास्त्र में अगर हम मुख्य ध्यान की बात करते हैं, मुख्य ध्यान किस पर होता है? सामाजिक संरचना पर, सामाजिक बदलाव, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय पर ये मेन फोकस रखता है। ये सारी चीजें सेंटर में होती हैं। लेकिन अगर हम राजनीतिक शास्त्र की बात करते हैं तो इनका जो फोकस पॉइंट होता है वो होता है राजनीतिक प्रक्रियाएं, शासन और जो राजनीतिक संघर्ष होते हैं उनको सेंटर में रखकर इसमें अध्ययन किया जाता है। अब समाजशास्त्र और इतिहास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो समाजशास्त्र समाज की संरचना, संगठन, असमानता और न्याय की बात करता है। लेकिन ठीक है, अब समाजशास्त्र के बारे में इतना तो हम पढ़ चुके हैं इसकी इसमें क्या होता है, समाज की जो संरचना होती है, संगठन होता है, समाज में जो भी व्याप्त असमानताएं होती हैं, न्याय होता है, सामाजिक न्याय होता है, उसकी बात की जाती है। इन सभी को सेंटर में रखकर फोकस किया जाता है। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो अलग अलग समय अवधि में यानी कि अलग अलग टाइम पीरियड में समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। बेसिकली कहने का मतलब क्या होता है, समाज में जो परिवर्तन होता है वो तो हम उसको तो अध्ययन किया ही जाता है दोनों के अंदर। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, समाज में आने वाले टाइम पर जो परिवर्तन होंगे ना वो भी समाजशास्त्र के अंदर हम पढ़ते हैं। लेकिन इतिहास में क्या होता है, जो टाइम बीत चुका है यानी कि जो पहले जो भी परिवर्तन हो चुके हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक जो होता है वर्तमान, एक जो समाजशास्त्र होता है वो अतीत को, वर्तमान को और जो भविष्य होता है उसको ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो इतिहास होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ अतीत के बारे में पढ़ा जाता है। अतीत में जो भी परिवर्तन होते हैं समाज में उनका अध्ययन किया जाता है। इतिहास जो होता है समाज के प्रारंभिक रूपों, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है। यानी कि समाज किस तरीके, जो समाज का जो आरंभिक रूप था, जब समाज नया नया बना था, उसका क्या रूप था, उसकी क्या संस्कृति थी, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, कौन कौन सी जो रीति रिवाज थे वो उनको कस्टम्स को फॉलो किया जाता था, किस तरीके की से वहां पे सामाजिक व्यवस्थाएं थी, जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी वो सभी वहां पर काम करती थी। तो इन सभी का जो अध्ययन है वो इतिहास के अंदर किया जाता है। लेकिन समाजशास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो उनकी संरचना और कारणों का विश्लेषण करती है। यानी कि अगर हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इतिहास में जाता है। लेकिन इतिहास में क्या होता है, समाज के स्ट्रक्चर की बात की जाती है और समाज के जो भी हम संस्कृति अपनाते हैं, जो भी रीति रिवाज अपनाते हैं, उनका क्या कारण होता है, उन चीजों के बारे में विश्लेषण किया जाता है। अब समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो मनोविज्ञान मानव मन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि विचार, भावनाएं, व्यवहार और जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उसका अध्ययन करता है। यानी कि मनोविज्ञान में हम जो हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे जो बिहेवियर होते हैं या फिर जो हमारा मेंटल जो हेल्थ होती है उसके बारे में स्टडी की जाती है। लेकिन समाजशास्त्र की अगर हम बात करते हैं समाजशास्त्र के बारे में, तो समाज में जो लोगों के बीच में लोगों के जो संवेदनात्मक प्रभाव होता है उसके अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो समाज में जो भी लोग होते हैं उनके क्या इमोशंस होते हैं, ठीक है, उन चीजों के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र के अंदर। अब समाजशास्त्र होता है समाज के संबंधों, संरचना और संगठनों का अध्ययन किया जाता है। बेसिकली वही चीज है जो हम पहले से पढ़ के आए हैं। और जो मनोविज्ञान होता है मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है। यानी कि मनोविज्ञान में मेन फोकस किस पर होता है, जो ह्यूमन होता है उसका क्या बिहेवियर रहता है उसके बारे में यहाँ पर एनालिसिस या फिर विश्लेषण किया जाता है। समाजशास्त्र समाज में सामाजिक संघर्ष, सामाजिक समानता और सामाजिक संबंधों का अध्ययन
करता है। लेकिन मनोविज्ञान की अगर हम बात करते हैं वो मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि ध्यान, स्मृति और निर्णय का अध्ययन करता है। बेसिकली मनोविज्ञान क्या होता है? मन का विज्ञान। मन से संबंधित जितनी भी चीजें होती है वो मनोविज्ञान में पढ़ी जाती है और समाज का अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र के अंदर। अब बात करते हैं समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बारे में, यानी कि जो इकोनॉमिक होती है और जो सोशियोलॉजी होती है उसमें क्या रिलेशन होता है। समाज की संरचना, संगठन, सामाजिक असमानता, सामाजिक प्रक्रियाएं, सांस्कृतिक प्रवृत्तियां, सामाजिक न्याय का अध्ययन समाजशास्त्र के अंदर किया जाता है। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्थाओं, उत्पादन, वित्तीय नीतियों, अर्थशास्त्र की जो प्रणालियां होती हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि पैसों से संबंधित जो भी चीजें होती है वो हम अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। और समाज की से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, संरचना होगी, संगठन होगी, असमानता, प्रक्रियाएं, ठीक है, संस्कृति, ठीक है, इन सभी का जो अध्ययन होता है समाजशास्त्र के अंदर किया जाता है। समाजशास्त्र जो होता है वो नेतृत्व, संघर्ष और सामाजिक समन्वय का अध्ययन करता है। यानी कि सोसाइटी में जो भी समन्वय या फिर जो कोऑर्डिनेशन का काम होता है, लीडरशिप का काम होता है, वो सब हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र के अंदर। अर्थशास्त्र में आर्थिक प्रणालियों का प्रबंधन या फिर जो हमारी जो इकोनॉमिकल सिस्टम्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है, उसको किस तरीके से हम देख कर सकते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए आर्थिक सूत्र और जो नीतियां होती हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में सामाजिक समस्याओं, संगठनों और संघर्षों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था, वित्त, व्यापार और नीतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें थी आपके चैप्टर के से रिलेटेड। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम आपके एग्जाम से पहले करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको सिर्फ जो चैप्टर के बारे में जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो दे दिया, और एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पे कवर हो चुके हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।